हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ की इन अवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो तापमान में परिवर्तन करके या फिर दाब में परिवर्तन करके। अगर ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था के जो अणु होते हैं, या कह लो उसके जो हम कह सकते हैं सबसे छोटे कण होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं उनको, वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पैक होते हैं। यानी कि जो सबसे छोटे कण ठोस पदार्थ के होते हैं वो बिल्कुल ऐसे कुछ एक दूसरे के साथ सट कर जुड़ कर लगे होते हैं, और ये यहीं पर अगर वाइब्रेट करते तो हल्का हल्का यहीं पर अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करते। और अगर इनको हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, इन्हें हम गर्म करते हैं, तो फिर क्या होगा। अगर मान लीजिए हमने कोई ठोस पदार्थ लिया, जैसे आप बर्फ़ या कोई मेटल ले सकते हैं, और उसको जब आप हीट प्रोवाइड करवाओगे तो हम क्या देखेंगे, जो उनके जो पार्टिकल होंगे वह क्या करेंगे, वो हल्का हल्का वाइब्रेट होंगे, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी, ऊर्जा सी पैदा होगी इनमें। और ये जब मूव करेंगे तो इनका जो डिस्टेंस होगा बीच में वो बढ़ जाता है और वह द्रव में बदल जाते हैं। और जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तन होता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अगर बर्फ़ के गलनांक की बात करें तो वो होता है 273.16 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ़ होती है वह पिघलना शुरू हो जाती है। इस तरह से अगर लोहे का गलनांक की बात करें तो लोहे का जो गलनांक होता है वह 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं, जब वह द्रव में बदलता है तो उनके बीच में जो दूरी होती है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। वह पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके जो अणु होते हैं ठोस के, वो कुछ कुछ दूरी पर आ जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा हो गया द्रव के अणु। अगर हम इन अणुओं को भी मान लीजिए हीट करते हैं, मान लो हम यहाँ पर आग जलाकर स्टोव के साथ इसको हम हीट कर रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा बर्नर हो गया, जो कोई भी हीट देने का सोर्स हो गया। यहाँ पर हमने उतना ताप दिया था जो कि उसके गलनांक के बराबर था। जैसे पानी का हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी उबलना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस जैसे बढ़ता है। और हमने आपको लोहे का यानी कि आयरन का बताया था 1535। इसी तरह से अब जब ये द्रव बन गया, अगर उस द्रव को हम उसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं, उतना उसका तापमान बढ़ाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट तक। जैसे पानी का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन, 373 के पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। और जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो इसके अणुओं के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वह बढ़ जाती है, जिससे कि इनके बीच की दूरी और बढ़ जाती है और यह गैसेस में बदल जाते हैं। आपने समझना, दोनों स्थितियों में जैसे जैसे तापमान को बढ़ाया जाता है तो उनके जो बीच में कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल को वह ताप तोड़ता है। पहले यहाँ पर जो आकर्षण बल कम होने के बाद कारण अणु दूर दूर हो गए तो वह द्रव बन गए, और जब यह और दूर होंगे तो यह गैस में बदल जाएंगे, तो यह द्रव से वाष्प में बदल जाते हैं। इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो इनके अणुओं के बीच की दूरी फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ इस तरह से अणु दूर दूर हो जाते हैं। संख्या उतनी ही रहेगी, दूर दूर हो जाएगी। यहाँ पर हमने कम बनाई है क्योंकि बॉक्स छोटा हमने बनाना था। यहाँ पर जब ठोस को द्रव में बदला जाता है उसे संगलन कहते हैं, और जब द्रव को गैस में बदला जाता है उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। इसी तरह से जब गैस के जो अणु हैं इनके तापमान को कम किया जाएगा, इसे यानी कि ठंडा किया जाएगा, तो वह द्रव में वापस बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं।
और जब द्रव को और आगे ठंडा किया जाता है, उसका तापमान कम किया जाता है मान लीजिए द्रव का, जैसे पानी को हम फ्रिज करते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या बर्फ़ बन जाता है, उसी तरह से जब द्रव को का तापमान कम किया जाएगा तो वह दोबारा से सॉलिड में बदल जाता है। इसे जमना कहते हैं इस प्रक्रिया को। अब हम बात करते हैं जब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, वह द्रव अवस्था में नहीं जाते, ठोस से सीधा गैस अवस्था में, लेकिन ऐसे कुछ ही पदार्थ होते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड को अगर लें तो वह सीधा ही गैस में बदल जाते हैं। जो कपूर होता है वह सीधा ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था पर। अगर मान लीजिए हम एक सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर के बीच में कोई गैस डालकर उसको ऊपर से दबाते हैं, ऊपर से उसे कंप्रेस किया जाता है। मान लीजिए द्रव गैस के, ये गैस के अलग अलग कण हैं। जब इसे संपीड़ित किया जाता है, ऊपर से संपीड़ित मतलब उस पर दाब डाला जाता है, तो वो क्या होगा, जो गैस के जो अलग अलग अणु होंगे वो आपस में उन्हें दाब के कारण नज़दीक आना पड़ेगा। और जब वे आपस में दाब के कारण नज़दीक आ जाएंगे तो इतनी नज़दीक आ जाएंगे जितने कि किसी द्रव के कण होने चाहिए। तो जो गैस होगी वह संपीड़ित के कारण, कंप्रेस करने के कारण वह इतनी दब जाती है कि वह द्रव में बदल जाती है। इसी तरह से जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे सॉलिड CO2 यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं या ड्राई आइस कहते हैं, उसका भी दाब घटाकर उसे गैस में बदला जा सकता है। बिना द्रव अवस्था में बदले इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। इसी तरह से दाब और तापमान के प्रभावों से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रूपांतरण इस प्रकार है, जैसा कि आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा है। ठोस से द्रव को संघनन और द्रव से ठोस को जमना। इसी तरह से ठोस से गैस को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस को भी ऊर्ध्वपातन। और जो गैस से द्रव की तरफ जाना संघनन और द्रव से गैस की तरफ आना वाष्पीकरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।